नमस्कार और ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो बेहतरीन साथी जीन और रेड हैं। शानदार। नमस्ते दोस्तों। आज मैं सुरक्षा पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। पिछले 4-5 सालों में कई लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले और आप खुद को सशक्त बना सकें ताकि आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति को मिले। अगर आपको कुछ हो जाए तो आप लोग कंप्यूटर और अन्य चीजों के बारे में बात करें। मैं चाहता हूं कि सभी वसीयत या रुचि पत्र को समझें। अगर आपका पद है तो उसे लिखें और गवाह के साथ हस्ताक्षर करें। इस पद के साथ यह ईमेल जुड़ा है और यह अभी का पासवर्ड है। अगर बदले तो पत्र बदलें या साथ में छोटा नोट लिखें। आपने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं। पर इसमें लिखा है मेरा यह पद है, मेरा ईमेल पता यह है, मेरा पासवर्ड ये है। मैं चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में यह पद परिवार के इस सदस्य या व्यक्ति को मिले। उनका पूरा नाम लिखें। आप जो भी रखते हैं उसके लिए कर सकते हैं, पर ऑन पैसिव के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ हो जाए तो आप नहीं चाहेंगे कि परिवार में झगड़े हों, खासकर अगर इस पद से बहुत आय हो रही हो। और मानिए समय के साथ ऐसा होगा। तो मैंने शुरू कर दिया है रेड। अब मैं आपको कुछ देर के लिए बोलने दूंगा। यह एक अच्छा विषय है, खासकर जब कंपनी दूसरे चरण में जा रही है और चीजें फिर से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब है कि जिन खातों के बारे में हम बात कर रहे हैं वे आय उत्पन्न करना शुरू करेंगे, चाहे आप खुद करें या कंपनी के माध्यम से। यह कंपनी उन कुछ कंपनियों में से एक है जो किसी पद को दूसरे को सौंपने की अनुमति देती है। आमतौर पर अगर कोई दुर्भाग्य से गुजर जाता है तो खेल खत्म, वह खाता समाप्त हो जाता है, कोई भी उसे नहीं ले सकता। लेकिन इस व्यवसाय का एक बड़ा फायदा यह है कि आपका खाता वसीयत योग्य है। इसका मतलब है कि आप इसे किसी और को दे सकते हैं। और जैसा कि एंडी ने सही कहा है, आपको इसे अपनी अंतिम इच्छा और वसीयत में डालना होगा, अपने देश के कानूनी चैनलों के माध्यम से, जो भी आपके देश में उपलब्ध हों, या आप एक आशय पत्र लिखें जो किसी अलग व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करना होगा? अगर ये कागजात हैं तो बहुत आसान है, और मेरा मतलब है बिल्कुल आसान। आप कंपनी या सपोर्ट नेटवर्क से संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज पेश करें, जो कि अच्छा या बुरा लगे पर उनका सर्टिफिकेट पास करने का प्रमाण है। साथ में या तो वसीयत की कॉपी या उन्हें इरादे का पत्र खाते के नाम के साथ जिसमें ट्रांसफर होना है। बस हो गया काम पूरा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम अभी सब कुछ व्यवस्थित क्यों कर रहे हैं? हमने कई बार बात की है ना? पिछले 6 महीनों में आगे बढ़ने की तैयारी के बारे में। यह एक ऐसी चीज है जो आपको शुरू से पहले तैयार करनी चाहिए थी। और फिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब इजाजत मिले तब आप अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहेंगे। अभी समय का सही इस्तेमाल भविष्य में फायदेमंद होगा। इसका मतलब है वो काम जो आप व्यस्त होने पर दोबारा नहीं कर सकते। हमने आपस में चर्चा की है कि हम अपने व्यवसायों के साथ क्या करेंगे। मैं वो प्रशासनिक काम नहीं करूंगा जो मैंने पहले किया था, बजाय उसके जो मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसी ही स्थिति में हों, और इसका मतलब है कि हम यहां मिलकर आपको एक संदेश दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता था कि यह संभव है, और अब जब आप जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आगे चलकर यह कर सकें। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो चल बसे हैं और सही तरीके से चीजें नहीं रखी हैं। क्या अब भी इस खाते को किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है? और इसका सीधा जवाब है हां। ठीक है, खाता उस व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होता। खाता हस्तांतरणीय है,
बशर्ते सही दस्तावेज दिए जाएं। आमतौर पर यह परिवार के सदस्य से होता है जिसके पास मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य लोगों की सहमति हो कि यह मृतक की इच्छा थी। लेकिन यह प्रक्रिया जटिल है। इसमें दस्तावेजों, कागजी कार्रवाई, ईमेल का आदान प्रदान होगा और समय भी लगेगा। बुनियादी तरीका हमेशा सबसे आसान होता है। वो है खाता संख्या, खाते का नाम और पासवर्ड लिख लेना। इससे जुड़ा ईमेल पता। इसमें ओमेल के साथ जुड़ा रिकवरी ईमेल भी शामिल है। अगर आप खाता धारक से ये चीजें लिखवा सकें और वे आपके पास हों, तो बिना वसीयत के भी मृत्यु प्रमाण पत्र से आप उसे सही व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अभी समय है तो इसे करें। बस 10-15 मिनट लगेंगे इन चीजों को लिखने में। आप अपने प्रियजनों के लिए पत्र लिख सकते हैं। सब कुछ तैयार रखें और बस नीचे हस्ताक्षर करना है। इतना आसान है, फिर इसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। मैं बस इसी पर समाप्त करूंगा। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे यकीन है, पर मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे, मुझे यह क्यों करना चाहिए जब मैंने कोई पैसा ही नहीं कमाया? जब बर्तन में कुछ नहीं है तो मुझे इस रास्ते पर क्यों जाना चाहिए? मैं क्यों परेशान हूं? ऐसा करने का क्या फायदा है? यह उन कई कंपनियों की तरह है जिन्हें आपने अपने जीवन में शून्य से शिखर तक पहुंचते देखा है। हमारी कंपनी में भी वही क्षमता है। अगर आप अभी नहीं करते और फंस जाते हैं या दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं, तो यह भूल सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा पैसा उस खाते में होगा, उतना ही बड़ा और जटिल हो जाएगा इसे ट्रांसफर करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब पैसा शामिल होता है, लोग अचानक ऐसी चीजों को मंजूरी देने में बहुत मुश्किल करने लगते हैं। जब कुछ नहीं होता, किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन जब लाखों का मामला हो, तो बहुत से लोग चिंता करने लगते हैं। और आप ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहेंगे जहां बाद में पछताना पड़े कि आपने वक्त पर सही कदम नहीं उठाया। आपको इसके बारे में बताया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। अब यह बड़ा मुद्दा बन गया है। और अचानक चाचा चाची, पड़ोसी फ्रेड कहने लगे, उसने कहा था कि उसके जाने के बाद यह मेरा होगा। बिना लिखित दस्तावेज, पत्र या वसीयत के आप कानूनी लड़ाई में फंस जाएंगे, क्योंकि लोग दावा करेंगे कि उन्हें खाता लेने का हक था। तो हम यहीं विराम लगाते हैं और आपको वापस देते हैं एंडी। धन्यवाद फ्रेड। और मानो मैंने वित्तीय सलाहकार के रूप में कई ऐसे मामले देखे हैं जहां परिवार ने संपत्ति की रिहाई के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी, जिस पर सरकार ने बस रोक लगा दी थी। एक खास मामले में वसीयत का सिर्फ एक कोना गायब था और वह राजकोष में चला गया। परिवार को कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं, आपको अपने और अपने परिवार के लिए इसे आसान बनाना चाहिए। सबसे बुरी बात क्या है जब कोई गुजर जाता है, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य, वह एक चीज क्या है जिससे आपको निपटना पड़ता है? आपको सारी बकवास सुलझानी होती है और यह आखिरी चीज है जो आप शोक में करना चाहेंगे। इसलिए इससे निपटें, इसे अपने लिए आसान बनाएं। जीन, मुझे यकीन है कि आपके पास इस विषय पर कुछ विचार हैं। यह बहुत सामयिक विषय है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, कल किसी का भी वादा नहीं। हम तीनों यहाँ आज एक दूसरे से बात करने के लिए भाग्यशाली हैं, लेकिन कल का क्या पता, कल हम न भी हों। इसलिए ये काम करना, जैसा रेड ने कहा, एक साधारण पत्र आपके हस्ताक्षर वाला, जो आपके न रहने पर मान्य हो, बहुत फर्क ला सकता है। जब मेरे ससुर गुजरे, उन्होंने रसोई की दराज में एक पत्र छोड़ा था। उनकी वसीयत तो थी, पर कुछ चीजें उन्होंने अलग से लिखी थीं। उसमें उनकी इच्छाएं थीं, जैसे ये चीज उस व्यक्ति को दी जाए। यह आधिकारिक नहीं था, पर वकील से बात करने पर इसे मान्य समझा गया, क्योंकि हस्तलेख मिलता था।
यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, पर इसे प्रामाणिक माना गया। काफी था कि हम उस सूची से चल सके और सुनिश्चित कर सके कि लोगों को वो चीजें मिलें जो वह उन्हें देना चाहते थे। तो समय रहते ऐसा करके अपने परिवार पर दया करें। जैसे एंडी ने कहा, लोगों को आपकी विरासत पर झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये सब अभी करें, क्योंकि जब ये शुरू होगा तो हम सब अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हम सब अपने खातों को संभालने, सामान खरीदने और अन्य कामों में उलझ जाएंगे। हमारे पास इंतजार करने वालों की मदद करने का समय नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हम चाहते हैं कि ये अभी हो जाए। कुछ लिखने में मिनटों का काम है, ताकि अगर कुछ हो तो आप बुनियादी तौर पर सुरक्षित रहें। और अगर आप और आगे जाना चाहें तो इसे नोटरी करवाएं, अपनी वसीयत में शामिल करें, वगैरह। मैं सोच रहा था, मेरी बेटी के लिए एक पत्र है, क्योंकि वो तकनीकी समझदार है, उसे पता होगा। मैंने कहा, ये मेरा मुख्य ईमेल अकाउंट है, तो आप वहां जाना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जिनसे संपर्क करना चाहिए अगर मुझे कुछ हो जाए। पर मैं सोच रहा था और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। मेरा मुख्य ईमेल जीमेल है। ये मेरे मुख्य अकाउंट का वैकल्पिक ईमेल होगा जिससे मैंने रजिस्टर किया था। अभी मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो टेक लोग कहते हैं करना चाहिए। मेरा सवाल है, अगर मुझे कुछ हो जाए और जो व्यक्ति इसे संभालेगा, शायद मेरा नोट मिले पर फोन न हो। मान लो फोन नष्ट हो गया या कुछ ऐसा ही हुआ हो। आप लोग क्या सोचते हैं? ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का दिलचस्प सवाल है। मुझे थोड़ी चिंता होती है। आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है, सही। 2FA वो चीज है जो मैं फोन पर हमेशा इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास पासकोड या चेहरा पहचान के साथ है। मेरी राय में 2FA बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो 2FA का इस्तेमाल करें। आप गूगल क्रोम से या फोन से कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। 2 तरीके हैं। एक, मेरी पत्नी मेरे फोन का पासवर्ड जानती है, वो फोन खोल सकती है, 2FA के लिए कोड आ जाएगा। लेकिन एक और बात है, 2FA में अकाउंट के ईमेल पर रिकवरी पासवर्ड भेजने की सुविधा होती है। जीन अगर रीसेट करना हो तो ईमेल से 2FA रीसेट कर सकते हैं। तो हमेशा एक रास्ता होता है, एक दोहरा तरीका प्रमाणित करने का। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं तो 2FA सबसे अच्छा विकल्प है। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी को कभी किसी कंपनी से ऐसा ईमेल मिले कि हमने आपके खाते पर असामान्य गतिविधि देखी है, इसे जांचने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, मत करें। अगर आपको ऐसा ईमेल किसी कंपनी से मिले तो सीधे कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। अपने सामान्य लॉगिन सिस्टम का उपयोग करें। ईमेल में दे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। क्यों? क्योंकि यह आपके कंप्यूटर में फिशिंग बॉट डाल देगा और वे आपके खातों तक पहुंच प्राप्त कर लेंगे। न केवल उस खाते तक, बल्कि अन्य खातों तक भी। इसलिए सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लें। मैं सभी की वित्तीय स्थिति नहीं जानता, लेकिन हमारी कंपनी के लिए यह भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप अभी से इसकी आदत डाल लें तो यह बस एक और आदत बन जाएगी और कंपनी में फेज 2 में उपलब्ध होगी। आपकी बारी। मुझे लगता है कि एक और बात जो आप जानते हैं कभी कभी होती है, उदाहरण के लिए अगर मैं अपने खाते अपने बेटे को देना चाहूं तो मेरी कंपनी में उसे शेयर धारक बना सकता हूं और जो कुछ भी निष्क्रिय के तहत आता है वह कंपनी में जाता है। लेकिन आपको इस बात पर विचार करना होगा। जब आप ये खाते बनाते हैं, जब हम लाइव होंगे और आप केवाईसी करेंगे, यानी अपने ग्राहक को जाने जो जल्द ही आएगा, उन्हें समझना और जानना होगा कि आप कौन हैं। यह आमतौर पर चेहरे की पहचान, पासपोर्ट, बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी फोटो वाला कोई सरकारी दस्तावेज होता है।
घबराइए मत, ये सभी के लिए सरल और आसान बनाया जाएगा। मेरा मतलब है कि अगर मैं केवाईसी के समय कंपनी के रूप में पंजीकरण करता हूं, तो मेरे सभी खाते मेरी कंपनी में जाते हैं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी नहीं मरती अगर मेरे पास एक और शेयर धारक है। शेयर धारक वो सब है जो दूसरे शेयर धारक को मिलता है। हाँ, ये चीजों को सरल बनाता है। आशय पत्र पर गैर पारिवारिक गवाह का हस्ताक्षर और तारीख जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि किसी से बात करना जरूरी है या फिर स्वरोजगार और कंपनी के नियमों के बारे में ऑनलाइन थोड़ा शोध कर लेना चाहिए। अभी नहीं, पर 5-10 साल में आप बहुत अमीर हो सकते हैं। कंपनियों के मामले में व्यवसाय की वैध लागत क्या हो सकती है? ऐसा कुछ जो आपका टैक्स बिल कम करे, क्योंकि वो व्यवसाय की वैध लागत है। हर देश के अलग अलग नियम और कानून होते हैं। इसलिए अगर मौका मिले तो किसी अकाउंटेंट से बात करना या इंटरनेट पर रिसर्च करना अच्छा रहेगा कि आपकी कंपनी क्या अनुमति देती है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, कुछ में वर्दी जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए सूट खरीदते हैं तो वह व्यावसायिक खर्च बन जाता है। हम में से कुछ सूट नहीं पहनते हैं, हम में से कुछ ड्रेस पहनते हैं। नहीं, मैं उस बहस में नहीं पड़ूंगा। लेकिन सच यह है कि ऐसी कई चीजें हैं जिनके लिए आप भुगतान कर सकते हैं जो व्यवसाय का खर्च बन जाती हैं। और एक स्वरोजगारी व्यक्ति, अगर उनका एक खाता है और वे कोई व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहते, तो उनके पास खर्चों या राहत के मामले में थोड़े अलग विकल्प होते हैं। इसलिए जैसा कि जीन ने सही कहा, अभी थोड़ा रिसर्च कर लेना बेहतर है, क्योंकि अगर व्यवसाय आना शुरू हो जाए तो आखिरी चीज जो आप करना चाहेंगे वह है घंटों चीजों को सुलझाने में लगाना, क्योंकि आपने पहले यह काम नहीं किया। और मेरा पसंदीदा वाक्य है, सही पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। तो रेड, मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ और जोड़ने के लिए होगा। हाँ, बस कुछ बातें और स्पष्ट है कि यह ऐसी बातचीत है जहां हम आपको निर्देश नहीं देना चाहते या प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, पर हम ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहते जहां आप कहें, काश किसी ने मुझे बताया होता तो चीजें अलग होती। तो हम आपको पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं ताकि चीजें बिगड़ने से बचें। और सच में अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेना समझदारी है। और यही मेरे लिए यहाँ मुख्य बात है कि अगर आप अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर हैं तो आप ये करेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे आप में से कितनों ने पहले से ही, अगर आपके कई खाते हैं, तो कितनों ने कागज पर अपने सभी खाता नंबर, पासवर्ड और संबंधित दस्तावेज लिखकर तिजोरी में रख दिए हैं। आप में से कितने? और मुझे लगता है कि आप में से 50% से भी कम ने ऐसा किया होगा। लेकिन अगर आप इसे लेकर गंभीर हैं तो आपने यह कर लिया होता या किसी को बता दिया होता, कहीं रख दिया होता। इससे जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, एक बार करें, जीवन आसान हो जाएगा, बाकी सब कुछ। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरी तरह हो जाएंगे और रोजाना ईमेल पाएंगे लोगों से जो अपने खातों तक नहीं पहुंच पा रहे। मैंने ये खो दिया, मैंने वह खो दिया, बाकी सब कुछ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर नहीं हैं। जैसे लोग कहते हैं, मेरा जीमेल खाता जो कंपनी के साथ रजिस्टर था अब एक्टिव नहीं है। बिना एक्टिव हुए एक जीमेल पूरे 2 साल तक चलेगा, फिर रिकवरी मोड में जाएगा। 2 साल। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ खाते 2 साल से निष्क्रिय हैं, एक ईमेल भी नहीं भेजा गया। 2 साल में बस इतना करना है। बस अपने खाते से अपने आप को एक ईमेल भेज दें और फिर आप अगले 2 साल के लिए तैयार हैं। ये लोगों का अपने खातों को लेकर गंभीर होना है। मैं इसे हर महीने करता हूं। मैं अपने सभी खातों से खुद को एक ईमेल भेजता हूं। मतलब उस खाते से जुड़े
पंजीकृत ईमेल से। अपने मेल की बात नहीं कर रहा। पहले कोई कहे कि मैं उसे नहीं कर सकता, मैं उस खाते पर पंजीकृत ईमेल की बात कर रहा हूं। मुझे कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। और फिर मुझे पता है कि मेरे खाते सुरक्षित हैं। मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि मैं अपने खातों को लेकर गंभीर हूं। मैं इस व्यवसाय की संभावनाओं को लेकर गंभीर हूं। और मैं क्या करना चाहता हूं? माफ कीजिए, मैं किसी गलती या समस्या से अपने काम को बचाना चाहता हूं। आप भी ऐसा ही करें, न कि कहें कि मुझे परवाह नहीं। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। जब जरूरत होगी तब करूंगा। माफ कीजिए, अब समय आ गया है, आप बताइए। धन्यवाद फ्रेड। हाँ बिल्कुल, मैं इस वाक्य को हमेशा याद रखूंगा। मुझे इससे सुकून मिलता है। आज जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है आपने इसका आनंद लिया। हम इसे जल्द सबको भेजेंगे और जल्द ही फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुरुवार को रेड और रविवार को हीरोज लाइव होंगे। रेड ऐश के बाद होगा और अपडेट देगा। उम्मीद है कार में इंटरनेट होगा ताकि मैं सुन सकूं। ऐश को देखना मत भूलना और फिर मिलेंगे।